नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान का और उसमें अध्याय 3 को मैंने शुरू किया है जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, उस पाठ का नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस पाठ का नाम अगर परमाणु और अणु है तो परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अणु के ऊपर कि अणु क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक, फिर हम लोग अपने चैप्टर के अंदर चलेंगे और चैप्टर में जो भी चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बातचीत पहले करते हैं परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो परमाणु होता है ना, वो जो परमाणु होता है वो किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी पदार्थ का, ठीक है, क्या होता है, संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने संरचनात्मक का मतलब ये है कि कोई पदार्थ जो है उसकी संरचना जो है वो होती है परमाणु से ही। जैसे आप समझिए, जैसे संसार की कोई भी जो वस्तु होती है, ठीक है, वो बनती है पदार्थ से, यानी ढेर सारे पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो वस्तु का निर्माण करते हैं। और जो पदार्थ होता है वो बनता है परमाणु से। पदार्थ जो होता है वो परमाणु के मिलने से बनता है। अर्थात जो परमाणु है, ये परमाणु आपस में मिल करके पदार्थ बनाते हैं और पदार्थ के मिलने से क्या होता है, वस्तु बनता है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मकान बनाना है ना, अगर मकान बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मकान बनाना है तो हमें ईंट लगाना पड़ेगा, यानी ईंट जो है वो मकान की सबसे छोटी इकाई हो गई और संरचनात्मक इकाई होगी, मतलब ईंट से ही मकान बना हुआ है। ऐसे आप देखेंगे कि जो परमाणु है वो परमाणु जो है वो वस्तु का अथवा पदार्थ का क्या है, संरचनात्मक इकाई है। मतलब जो वस्तु है या जो पदार्थ है वो परमाणु से ही मिलकर के बना हुआ है ना। तो ये चीज़ है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो आप कोई पूछ ले कि परमाणु क्या होता है, तो आप कहेंगे कि परमाणु जो होता है वो किसी वस्तु का अथवा किसी पदार्थ का जो है सबसे छोटी इकाई होती है या संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब उस पदार्थ या उस वस्तु का निर्माण जो है परमाणु से ही हुआ है, परमाणुओं के मिलने से हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं परमाणु के बारे में। ठीक है, चलिए अभी ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा। अब आपको याद रखना है कि जो परमाणु है वो परमाणु एक प्रकार से, ठीक है, अविभाज्य कण है, ऐसा बताया गया था। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। ठीक है, अविभाज्य कण होता है। ठीक है, और आगे पता ये चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु को हम अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। तो वो किन किन भागों में तोड़ सकते हैं ज़रा समझते हैं। तो परमाणु को कुछ लोगों ने कहा कि अविभाज्य कण है, लेकिन कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य कण है। ठीक है, विभाज्य कण है। अब आइए समझते हैं कि विभाज्य कण कैसे है। तो इन लोगों ने बताया कि जो परमाणु होता है उसी परमाणु के अंदर आप देखेंगे तो परमाणु जो होता है उस परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है ना। जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक में जो है होता है प्रोटॉन, नाभिक में होता है प्रोटॉन और नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं पर नाभिक के चारों तरफ इर्द गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन है, फिर क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर परमाणु को तोड़ें तो हम प्रोटॉन के आधार पर तोड़ सकते हैं, न्यूट्रॉन के आधार पर तोड़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के आधार पर तोड़ सकते हैं। मतलब परमाणु जो है वो अविभाज्य कण नहीं रहा, बल्कि अब क्या हो गया बताइए, अब विभाज्य कण हो गया है ना, विभाज्य कण हो गया परमाणु। तो कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, लेकिन जब आगे चल के खोज किया गया, आगे चल कर के इसके बारे में और अध्ययन किया गया तो पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि क्या होता है, विभाज्य होता है। और परमाणु को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस आधारों पर हम तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं। तो परमाणु जो है वो अविभाज्य कण नहीं रहा है। ठीक है, मतलब विभाज्य कण है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए। तो आगे बढ़ने के लिए हाँ, अब हम लोग समझते हैं परमाणु तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अणु की, कि अणु क्या होता है। इसके बारे में अभी जब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल से जानकारी मिलेगी, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो याद रखना है आपको कि जो परमाणु होते हैं, ठीक है, जो परमाणु होते हैं यही परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। यानी परमाणुओं के मिलने से ही, ठीक है, परमाणुओं के मिलने से ही, मिल कर के
परमाणुओं के मिलने से या मिल करके परमाणु जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं या अणु बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अणु बनाते हैं, यानी जो परमाणु होता है उसी के मिलने से अणु बनते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग आगे जब चैप्टर में चलेंगे तो बहुत डिटेल से देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने किताब के टॉपिक पर, और पहला टॉपिक है हम लोगों का इस बुक के अंदर, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम लोगों को बात करना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि दिखे अच्छे से। चलिए अब दिखेगा, यहाँ पर देखिए लिखा है, जहाँ पर ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, तीर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि द्रव्यमान आखिर होता क्या है। तो जब हम इसको जान जाएंगे कि द्रव्यमान क्या होता है तब इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि द्रव्यमान क्या है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान के ऊपर कि द्रव्यमान क्या है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान को आपको याद रखना है कि द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है, और जो द्रव्यमान होता है ना, ये किसी वस्तु में स्थित पदार्थ की मात्रा होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसी वस्तु में स्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है बताइए। तो मतलब इसकी मात्रा जो होती है वो कहलाती है द्रव्यमान, उसको द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे चलिए अब बात करते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये उदाहरण मैं बहुत सारे बच्चों को देता हूँ, समझाता हूँ, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंगूर है ये, ठीक है, ये अंगूर है, तो इस अंगूर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पहली चीज़ तो इस अंगूर के अंदर शर्करा होगी। ठीक है, अब शर्करा का मतलब क्या होता है, तो शर्करा का मतलब होता है मिठास, इस अंगूर के अंदर मिठास होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, तो इसी अंगूर के आप देखेंगे अंदर तो कुछ गूदा आपको मिलेगा, कुछ गूदा है। फिर क्या होगा, इसी अंगूर के अंदर आप देखेंगे तो इसका छिलका भी होता है ना, इसका छिलका भी होता है। ठीक है, अब और देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, इसी अंगूर के अंदर आप देखेंगे तो कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में पानी भी मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, तो जो ये शर्करा है, गूदा है, छिलका है, पानी है, ये इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर के ये अंगूर बना हुआ है। ठीक है, इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। मतलब ये है कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, शर्करा, गूदा, छिलका और पानी, यही सब इसका क्या बताइए, द्रव्यमान है। और वही तो मैंने लिख रखा है कि किसी वस्तु में स्थित पदार्थ की मात्रा, यानी कोई वस्तु है वो किन किन पदार्थों से मिलकर के बना है। ठीक है, और उनकी मात्रा क्या है, वही उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो यह अंगूर एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, या कह लें कि एक प्रकार की क्या है बताइए, वस्तु है, और इस वस्तु में जो जो पदार्थ हैं, जैसे शर्करा है, गूदा है, छिलका है, पानी है, तो यही सब अंगूर का क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। चलिए तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ। हाँ, अब बात करना है हम लोगों को द्रव्यमान संरक्षण। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान तो मैंने आपको समझा दिया कि किसी वस्तु में स्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पर लिखा है संरक्षण, तो संरक्षण का मतलब आपको याद रखना है, संरक्षण माने होता है सुरक्षित रहना। ठीक है, सुरक्षित, यानी द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण। चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, चलिए मैं लिख देता हूँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है। ठीक है, द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ना तो सृजन, या सृजन को छोड़ के अगर हम निर्माण लिख दें तब भी सही है। ठीक है, ना तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या बता रहा है। तो चलिए देख लीजिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो इस चीज़ को समझते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ नीचे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अब देखिए क्या है, आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। जैसे देखिए ये H2 और O2,
ठीक है, मिल करके इधर इसने बना दिया जल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2 जल। अब ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं। अब बोल क्या रहा था, बोल ये रहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, और ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि तीर के पीछे का ये जो आप पक्ष देख रहे हैं, इस पक्ष को बच्चों कहा जाता है अभिकारक। ठीक है, तो ये कहलाता है अभिकारक। ठीक है, और तीर के इस साइड का हिस्सा आप जो देख रहे हैं इसको उत्पाद बोलते हैं। और पहली बात तो आप याद रखेंगे, तीर नहीं कहा जाता है, इसको इट इज कहा जाता है। तो जो इट इज है या इसी को गिव्स टू भी कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे ये गिव्स टू या इट इज बोलते हैं, बातें की है। तो ये जो इधर का हिस्सा है ना, इस तीर के इधर के हिस्से को अभिकारक कहा जाता है, इधर के हिस्से को उत्पाद कहा जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोल रहा था, वो बोल ये रहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, अर्थात ना तो निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में जितने परमाणु भाग लेंगे उतने ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ गया तो मतलब सृजन हो गया, तो बोल रहा है सृजन नहीं होना चाहिए, और घट गया तो मतलब विनाश हो गया, तो बोल रहा है कि विनाश भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब चलिए इसको बराबर करते हैं, और बराबर करने का जो तरीका है ये कहलाता है संतुलित करना। ठीक है, संतुलित करना। तो आइए इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करना कहलाता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है H2 प्लस O2, और इधर बता रहा है कि बन गया है जल, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इस तरीके से H2O। अब चलिए ध्यान से देखते हैं, इस पक्ष में देखेंगे अभिकारक पक्ष में तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उत्पाद पक्ष में देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम क्या करें, इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम कुछ चीज़ों से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, जैसे यहाँ आगे 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब गुणा कर दें, और यहाँ 2 से हम गुणा कर दें, तो अब हमने क्या देखा कि ये 2 इस H में भी गुणा करेगा और यही 2 इस O में भी गुणा करेगा। तो ये H के पास कितने हो गए बताइए, अब तो 2 दूनी 4, तो यानी H तो 4 हो गया। अब देखिए इसके आगे अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये 2 इस H में गुणा कर रहा है, मतलब यहाँ भी H कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर अब देखिए यही 2 इस ऑक्सीजन में गुणा कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है बताइए, 2 है। तो ये समीकरण क्या है बताइए, संतुलित है। मतलब इस समीकरण में ना तो सृजन हुआ है और ना ही क्या हुआ है बताइए, विनाश हुआ है। किस चीज़ का सृजन और विनाश, तो द्रव्यमान का। ना तो द्रव्यमान का सृजन हुआ है और ना ही क्या हुआ बताइए, विनाश हुआ है। तो यही क्या है, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, मतलब ना तो सृजन होना चाहिए, अर्थात ना तो बढ़ना चाहिए परमाणुओं की संख्या, और ना ही विनाश होना चाहिए, मतलब ना ही परमाणुओं की संख्या घटना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सा मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को। चलिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा था, देखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसी अन्य टॉपिक को समझते हैं। चलिए, तो हम लोग किसी अन्य टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको इधर घुमा के दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो अब देखते हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक है। अब इसके बाद देखेंगे आप, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए समझते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। थोड़ा सा पढ़ के इसको देख लेते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। अब देखिए, स्थिर अनुपात का नियम जो है वो, स्थिर अनुपात का नियम कुछ इस तरीके से दिया गया है। वो क्या दिया गया है, वो कहा जा रहा है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यही स्थिर अनुपात का नियम है। तो आइए इधर लिख लेते हैं और लिख के इस चीज़ को समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों के लिए। बोला ये जा रहा है कि किसी भी यौगिक में, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव, तत्व सदैव, ठीक है, तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। चलिए इस चीज़ को समझते हैं ये क्या चीज़, और यही क्या है, यही है स्थिर अनुपात का नियम। बोल रहा है किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। अब जल की बात कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल समझने के लिए, फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जल, और फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जल।
ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं, और आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि जो जल है उसका सूत्र होता है H2O। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, H2O, ये भी जल है तो इसमें भी H2O हो जाएगा, और ये भी जल है तो इसमें भी क्या हो जाएगा बताइए, H2O हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जो हाइड्रोजन होता है तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। अब 2 हाइड्रोजन है तो इसके तो 2 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन भी है तो अनुपात का चिन्ह लगा दें, और ऑक्सीजन का होता है 16 यानी 16, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन का 16 होता है तो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया। फिर हाइड्रोजन जो है इसका फिर से यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा 16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 कम 2 और 2 8 16। फिर यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 8 16, फिर 2 1 कम 2 और 2 8 16। अब आप देखिए ध्यान से, 1:8, 1:8 सब जगह मिल रहा है। यानी ये वही चीज़ है, क्या चीज़ है, जो ये बोल रहा है कि किसी भी यौगिक में, अब जो जल है एक प्रकार का यौगिक था, कह रहा था किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो अनुपात में होता है, ठीक है। तो ये जल एक प्रकार का यौगिक था। इस जल नामक यौगिक में जो जो तत्व भाग लिए थे उनका अनुपात क्या है, निश्चित है। यहाँ भी 1:8 है, यहाँ भी 1:8 है, यहाँ भी 1:8 है, मतलब निश्चित है, हेर फेर नहीं हो रहा है, कोई बदलाव इसमें नहीं हो रहा है। और यही क्या है बताइए, द्रव्यमान संरक्षण का, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, स्थिर अनुपात का नियम। यही है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम यही है कि जो यौगिक में तत्व भाग लिए हैं उन तत्वों के जो द्रव्यमान हैं वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। तो ये सब निश्चित अनुपात में, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ लिए। अब आइए हम लोग समझते हैं किसी अन्य टॉपिक को, ठीक है। चलिए, अब किसी और अन्य टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि परमाणु क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु क्या है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ आप लोगों को कि, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोला जा रहा है कि परमाणु क्या होता है, ठीक है। परमाणु क्या होता है, आइए समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। चलिए, तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि परमाणु क्या होता है। चलिए, अब देखिए लिखा हुआ है परमाणु क्या होता है। तो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो परमाणु होता है वो परमाणु क्या होता है। पहली बात तो बताइए, एक प्रकार का अविभाज्य कण होता है। मैं नीचे बता दिया था कि अविभाज्य कण होता है। कौन होता है बताइए, तो परमाणु होता है। परमाणु अविभाज्य कण होता है। फिर क्या समझाए थे आपको कि जो परमाणु होता है वो बहुत ही सूक्ष्मतम संरचना होती है, ठीक है। सूक्ष्मतम का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटी संरचना होती है, ठीक है। नग्न आंखों से इसे हम नहीं देख सकते हैं, मतलब बिना लेंस के हम इसको देख नहीं सकते हैं। तो पहली बात तो अविभाज्य कण है और बहुत ही क्या होती है, छोटी संरचना होती है, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीज़ों को आपको और बता देता हूँ इसमें। अब ध्यान से देखिएगा, जो पदार्थ होता है, ठीक है, जो पदार्थ होता है, आपको बताया ही था कि जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की ये क्या होता है बताइए, रचनात्मक इकाई होता है। तो मैं पहले लिख देता हूँ रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक इकाई होता है। कौन होता है बताइए, तो ये होता है कौन, परमाणु। जो परमाणु है वो रचनात्मक इकाई है, मतलब परमाणु ही मिल करके रचना करते हैं, परमाणु ही मिल करके बनाते हैं किसको, पदार्थ को। और जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण होता है और बहुत ही सूक्ष्मतम होता है, मतलब नग्न आंखों से हम इसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखिए, अब आगे आगे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम लोग समझें तो हमने आपको बता ही दिया कि बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम कण का मतलब बताइए, बहुत बड़ा हुआ क्या, बहुत बड़ा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही छोटा हुआ। इतना ज़्यादा छोटा हुआ कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई पूछ ले कि बताओ परमाणु कितने बड़े होते हैं, तो हम कहेंगे कि जो परमाणु होता है ना वो बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। बहुत ही सूक्ष्म होने का मतलब क्या है, सूक्ष्म होने का मतलब है कि बहुत ही छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो चलिए मैं पहले देता हूँ कर सकते हैं। अब मैंने ये क्या बोल दिया, इस चीज़ को समझते हैं। मतलब अगर मैं सोच लूँ ना बच्चों कि परमाणु इतना छोटा होता है, तब मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि बोल रहा है कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तुम सोच कैसे लिए, फिर मैं सोचूँ कि इतना छोटा होता है, तब भी मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि परमाणु इतना छोटा है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी कल्पना के परे है। मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। अब कुछ परमाणु त्रिज्या को दिया हुआ अपने बुक में कि परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। चलिए हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो बोल रहा है कि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है, नैनोमीटर में मापते हैं। और आपको याद रखना है कि 10 की घात -9 मीटर बराबर होता है
1 नैनोमीटर, ये याद रखना है। एक या नियम माने नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। अब इसी चीज़ से हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर के बराबर। यानी जो परमाणु होता है, ठीक है, जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या को हम मापते हैं नैनोमीटर में, और 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, आगे हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, तो कुछ प्रतीक के बारे में पढ़ना है। आइए प्रतीक के बारे में आपको समझाता हूँ कि प्रतीक क्या होता है। उससे पहले यहाँ पर जो चीज़ लिखा है इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ना। चलिए अब इस चीज़ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि डाल्टन ने क्या बताया है परमाणु के बारे में, ठीक है। तो डाल्टन ने बताया है कि सभी द्रव्य यानी सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना होता है। मैंने शुरू में ही आपको समझाया था कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो पदार्थ से मिलकर के बनी हुई हैं, और पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है, ठीक है, पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। तो जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं यानी जितने भी द्रव्य हैं वो सब किससे मिलकर के बने हुए हैं, परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। मैंने ये भी शुरू में आपको बताया था कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं, और अविभाज्य के साथ साथ बहुत ही सूक्ष्मतम होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आपको समझाया भी था कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि अविभाज्य होते हैं, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, परमाणु विभाज्य कण है, ठीक है। उनकी बातों का खंडन किया गया, जो पहले कहे गए थे कि अविभाज्य है। तो कुछ लोग आए तो उनकी बातों का खंडन करके कहे कि नहीं, अविभाज्य नहीं, ये विभाज्य है, इसको हम तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर। तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण होता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब फिर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में ना तो इनका सृजन होता है, मतलब सृजित होते हैं, और ना इनका विनाश होता है। मैंने ये भी आपको समझा दिया है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि परमाणुओं दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये नया चीज़ है। चलिए मैं इधर लिखता हूँ। तो बोल ये रहा है कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये एक हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड्रोजन है, फिर ये हाइड्रोजन है। अब तीनों जब हाइड्रोजन है तो इनके जो भी रासायनिक गुणधर्म होंगे बच्चों, है ना, इस हाइड्रोजन का जो गुण होगा रासायनिक गुणधर्म होगा, और इस हाइड्रोजन का जो रासायनिक गुणधर्म होगा, और इस हाइड्रोजन का जो रासायनिक गुणधर्म होगा, ये क्या होगा बताइए, समान होगा। समझ गए ना, ये समान होगा। क्यों? क्योंकि ये समान प्रकार के तत्व हैं, समान होगा। और दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि इनका द्रव्यमान भी क्या होगा, इनके परमाणुओं का द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा। क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। जब ये आपस में सब समान है तो इनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे, और इनके द्रव्यमान भी क्या होंगे, समान होंगे। तो वो यही चीज़ बोलना चाह रहा है कि जो परमाणु होते हैं, समान अगर परमाणु हैं तो उनके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं, और जो समान परमाणु होते हैं उनका जो है परमाणु द्रव्यमान वो भी क्या होता है, समान होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, तो आगे हम लोग अगर बढ़ें तो आगे फिर लिखा हुआ है कि अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है, समझ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, बोल रहा था कि अगर समान परमाणु हैं तो उनके रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, ठीक है। फिर बोल रहा था कि अगर समान परमाणु हैं तो उनके जो है परमाणु द्रव्यमान भी समान होंगे। लेकिन अब बोल रहा है कि जो भिन्न भिन्न अगर परमाणु हम ले रहे हैं तो उनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न होंगे, ठीक है, और उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न होंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है। चलिए जैसे मैं बात कर लूँ, ऑक्सीजन की बात कर लूँ और हाइड्रोजन की बात कर लूँ। अब देखिए समान तो है नहीं, ये दोनों अलग अलग है ना। ये तो ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, और एच का मतलब क्या होता है बताइए, हाइड्रोजन। तो अब ये दोनों समान नहीं है, असमान है ना। तो असमान होने की वजह से इनके क्या क्या बदलाव आएगा इनमें। तो पहली बात तो इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो इनका रासायनिक गुणधर्म होता है, जो रासायनिक गुणधर्म होता है, ठीक, रासायनिक गुणधर्म होता है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और समान होगा, समान नहीं होगा। क्योंकि ये खुद ही जो परमाणु लिखे हुए हैं या जो तत्व लिखे हुए हैं, क्या बताइए, असमान है, ठीक है। अब चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए इस चीज़ को भी समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं,
इन्होंने बोला है कि जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक पूर्ण संख्या के रूप में आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर लिख दूँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अगर 2 परमाणु ले लें, ठीक है, और हम क्या करें, ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले लें, तो अब क्या होगा, यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है जल, H2O बन के तैयार हो जाता है। और यही ये बात बोल रहा है, कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। यानी अब देखिए ये ऑक्सीजन है, सॉरी ये हाइड्रोजन है, और ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ये अलग अलग है ना, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं और ये आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक यौगिक का क्या कर रहे हैं बताइए, निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यही बोल रहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अब ये कोई अलग तत्व है, ये कोई अलग तत्व है, ये कोई किसी अलग तत्व का परमाणु है, ये किसी अलग तत्व का परमाणु है, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, अब देखिए ये इसमें 2 है, ठीक है, एक प्रकार की पूर्ण संख्या है, ये 1 है, ठीक है। तो ऐसे ही बोल रहा है कि छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो इन सबों ने मिलकर के यहाँ पर जल बनाया और ये जल क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है। अब आइए निचले वाले पॉइंट को समझते हैं कि निचला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है। अब निचला वाला पॉइंट बोल रहा है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको लर्न रखना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया। अब बोल रहा है कि कुछ प्रतीक के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो आइए प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रतीक क्या है। चलिए जैसे आप जान ही रहे हैं कि आप लोग अपने परिवार में भी कई सारे सदस्यों को पहचानने के लिए उनका नाम रखे होते हैं, है ना। तो नाम एक प्रकार से क्या करता है, उनका प्रतीक होता है, ताकि उनको पता लगा सके, उनके बारे में कुछ बोल सके, उनके बारे में कुछ कह सके, ठीक है। जैसे मैं किसी से कहूँ ये इधर आओ, तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि उसका क्या नाम है, कि किसको बुला रहे हैं। बहुत सारे लोग हों और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहें कि ये इधर आओ, तो उन लोग क्या जान पाएंगे, वो लोग जान ही नहीं पाएंगे किसको बुला रहे हैं। लेकिन मैंने नाम ले लिया कि दिनेश इधर आओ, तो दिनेश समझ जाएगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। ऐसे ही तमाम सारे जो तत्व अपने पास है, उन तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं, उन प्रतीकों के बारे में बोल रहा है। तो उन प्रतीकों के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि प्रतीक, जैसे आप देखिए हाइड्रोजन को H लिखा जाता है, सोडियम को Na लिखा जाता है, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, एल्युमिनियम को Al लिखते हैं, कैल्शियम को Ca लिखा जाता है ना। इस तरीके से आप देखेंगे तो नाइट्रोजन को N लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, सल्फर को S लिखा जाता है, फास्फोरस को P लिखा जाता है, पोटेशियम को K लिखा जाता है। तो ये सब क्या है, प्रतीक हैं। तो इन प्रतीकों को आपको अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए कुछ चीज़ों को और पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल ही रहा है कि हाइड्रोजन को H लिखा जाता है, एल्युमिनियम को Al लिखा जाता है और कोबाल्ट को CO लिखा जाता है। अब इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए जैसे मान लीजिए कि हमको एल्युमिनियम लिखना है, तो एल्युमिनियम के लिए हम कैपिटल A और कैपिटल L नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। शुरू वाला तो कैपिटल में लिखा जाएगा, लेकिन जो उसके बाद वाला आएगा उसको स्मॉल में लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको Al लिखेंगे। ऐसे ही अगर सोडियम लिखना हो तो हमें Na ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हमको क्या लिखना होगा, कैपिटल N और स्मॉल A लिखना होगा। इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ कि क्या बोल रहा है। देखिए ये बोल ही रहा है कि, देखिए बोल रहा है किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तो बड़े वाले को कैपिटल में और छोटे वाले को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और बाकी जो बचा हुआ है इसको कवर किया जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है।